मैम मुझे हैंड पे टैटू करवाना है और मुझे हैंड पे स्कल करवाना है और रोज करवाना है। इतना मतलब मेरे को सहा है। मैंने 17 टाइम वॉमिट किए। तो आपके हिसाब से असली फेमिनिज्म क्या डिफाइन करते हो आप? सो वेलकम गाइस, विशेष टिप्पणी के एक और नए पॉडकास्ट, एक और नए खास से एपिसोड में मेरे साथ है मेरा पार्टनर, मेरा भाई तजिंदर वापस से। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। एंड बजट बढ़ाते हुए हम हमारे साथ लेके आए हैं एक स्पेशल गेस्ट, एंकर एंजल। वेलकम दीदी। एक्चुअली हमारी दीदी है तो हम पूरी पॉडकास्ट के अंदर दीदी से रेलेवेंस करते रहेंगे, तो कभी सोचो कि ये क्या सिस्टम है। सो वेलकम दीदी, वेलकम टू आवर थैंक यू स्मॉल सो छोटा मोटा मच। चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो गरीबों का चैनल। मच। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। अक्सर ऐसी चैनल्स बनने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी। बस आपकी छत्र छाया के नीचे ये बढ़ जाए। कंटेंट निकाल निकाल के दे दीजिए हमें। बस बस। हाँ, ओके। सो दीदी, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ आपका इंट्रोडक्शन कर पाऊँ, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से कर दीजिए प्लीज़। मैं इंट्रोडक्शन अपना, चलिए। मेरा नाम एंजल है। एवरीबडी नो मी बाय द नेम यस। ऑफ दिस। अभी ऐसा है कि एक्चुअल नाम मुझे जो पूछता है मैं उनको अपना असली नाम बता देती हूँ। माय रियल नेम इज सतवंत कौर या, एंड माय ओके। निक नेम इज एंजल। सो सभी ओके, मुझे एंजल नेम से ज़्यादा जानते हैं। तो ओके, करियर की स्टार्टिंग में मुझे एज एन एंकर अपना नेम सतवंत कौर इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा जितना ओके। मुझे एंजल फिट लग रहा था कि ये नेम को थोड़ा आगे करना चाहिए। एंड आई नो कि आप एक टैटू आर्टिस्ट भी हैं। तो सबसे अच्छा। पहली चीज़, आपका मतलब एक नॉर्मल मोनोटनस क्वेश्चन नहीं रखते क्योंकि ये विशेष टिप्पणी है, इसके अंदर थोड़े पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब आपका एक टैटू आर्टिस्ट के पीछे क्या माइंड होता है, क्या दिमाग क्या होता है आप जब एक टैटू बनाते हो? क्योंकि लाइक मैंने जो टैटू बनाया, मैं मेरा आइडिएशन लेके जाता हूँ, लेकिन जो टैटू आर्टिस्ट होता है उस आइडिएशन को रियली इम्प्लीमेंट करता देखो, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है क्लाइंट को देखने का, टैटू को देखने का। किसी की बॉडी पे वो टैटू अच्छा लग रहा है तो वो सोचते हैं कि वही सेम टैटू हमारी बॉडी पे भी अच्छा लगेगा। लाइक अगर आप कहोगे कि हाँ मुझे हैंड पे टैटू करवाना है, ठीक है, और मुझे करवाना है, स्कल बनवाना है फॉर एग्जांपल, मुझे हैंड पे स्कल टैटू करवाना है और आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपको गाइड करूंगी कि अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं है, फॉर द एक्सपीरियंस आपको एक छोटा टैटू करवाना चाहिए जिससे आपको एक पेन लेवल पता चल जाएगा। ओके। आपको टॉलरेंस पता चल जाएगी कि आपके अंदर टॉलरेंस पावर कितनी है। आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एक स्टूडियो में बैठ के प्रोफेशनल पर्सन के पास आप जब टैटू करवा रहे हो तो वो क्या क्या चीज़ें फॉलोअप कर रहा है, वो प्रॉपर हाइजीन रख रहा है कि नहीं, वो इंक कौन सी यूज़ कर रहा है, वो आपके साथ कितना आपको आपके डिज़ाइंस के लिए वो इंटरेस्टेड है और आपको क्या गाइड कर रहा है। अगर आप स्मॉल टैटू भी करवाओगे तो एक अच्छा आर्टिस्ट आपको एक अच्छा डिज़ाइन सजेस्ट करेगा। सीरियसली मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ही वांट कि मैम मुझे हैंड पे टैटू करवाना है और मुझे हैंड पे स्कल करवाना है और रोज़ करवाना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा गलत। सर हैंड टैटूज़ का हम गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि सबसे यूज़फुल पार्ट हमारा हैंड होता है जो हम बार बार वॉश करते हैं, स्वेट रहता है, सनलाइट के अंडर रहता है, बहुत सारे काम अपने अपने हाथों से दिन में कितनी बार हम हाथ धोते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जल्दी और फेड आउट होते हैं हमारे हाथ से। है। ओके, तो मैं सजेस्ट करती ही नहीं हूँ कि आप हैंड टैटूज करवा, हाँ अगर आपको करना ही है, जिद्दी है, भसड़ी है कि करवाना ही करवाना है, दैट इज अप टू यू, फिर आप करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैटू हाँ, एक स्कार जख्म है। की तरह है, एक जख्म की तरह है, और उसके ऊपर आप थोड़ी टाइम के बाद फिर से उसके ऊपर एक लगा लो, दोबारा आपको एक चोट लग रही है, उसको ओके, हील होने में भी टाइम लगता है। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक टैटू को डिज़ाइन करने के लिए, और लोग कहते हैं कि कॉस्टली है, हम्म। बजट में नहीं है। यस। और कुछ आर्टिस्ट भी हैं ऐसे कि बजट को कम करते हुए अपना आर्ट प्रेजेंट करने के लिए वो स्किन पे वर्क कर देते हैं, वो समझ में आता है। पर टैटू करवाने के बाद
पर्सन का टैटू का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग अच्छा 70 to 80% नहीं करते हैं। टैटू बनवा के चले जाते हैं लेकिन वो केयर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। टू बी फ्रैंक, स्किन प्रॉब्लम जिनको है उन्हें जब तक डॉक्टर अलाउ ना करे उनको टैटूज नहीं करवाने चाहिए। ओके मैं बहुत सारे मैं मेरे पास कोई भी अगर क्लाइंट आता है, क्लाइंट मेरा जितना दिमाग नहीं खाता है मैं उतना क्लाइंट का दिमाग खा जाता है क्वेश्चन पूछ के आपको स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको बीपी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है। सो ये चीज़ें पूछनी और बतानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम बना के भेज देंगे, ये क्लाइंट कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हमारी तरफ से गलती हुई है, वो हमेशा सामने वाले पे फेंकेगा ये तो कि एक फलाने ह्यूमन पर्सन से माइंड हमने है। टैटू करवाया था, हाँ फलाने पर्सन से हमने टैटू करवाया था और जी देखो जी खराब कर दिया। वो फिर किसी और आर्टिस्ट के पास जाएगा और उसको ऐसे बोलेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमने ये नहीं किया। कुछ लोग वॉश नहीं करते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि वॉश ना करने से हमारा टैटू अच्छा हो जाएगा, बल्कि वॉश करना चाहिए। हाँ मैं दिन में 2 बार मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, तब मैंने टैटू फील्ड ज्वाइन की है। ओके। अब मैंने तो टैटू बनवाया, अगर तजिंदर आपके पास टैटू बनवाने आए, वो आपको एक आइडिया पिच करे, तो मतलब आप कैसे उसका करेक्ट आइडिया को, उसके करेक्टर, जो एक करेक्टरिस्टिक्स होती है बंदे की, उसके ऊपर आइडिया पिच करने के बाद आप क्या बताओगे कि ये टैटू है, हाँ ये टैटू अच्छा लगेगा या नहीं, आप ये चीज एक्सप्लेन कर दो। मैं बिल्कुल ये एक फ्रेश माइंड से आ रहा हूँ कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं है जी टैटूज के बारे में। तो फिर जी। मैं आगे आके कहता हूँ कि मुझे कोई टैटू चाहिए। मान लो मुझे आयरन मैन का, मैं कहता हूँ कि जो आयरन मैन का वो हेलमेट आता है, मतलब पूरा वो सर आता है, सूट का ऊपर वाला पार्ट, कि हाँ मुझे जी। वो टैटू करवाना है और वो मेरे फोर आर्म पे हो। ओके, तो आप मुझे वो कैसे गाइड करोगे अगर मैं इतना ये ही बता दूं, बस इतना ही बता रहा हूँ मैं कि मुझे ये चाहिए। ओके, डिज़ाइन मैटर करता है और वो डिज़ाइन आपके ऊपर सूट करता है कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी पे वो सूट करता है कि नहीं। अब कुछ टैटूज ऐसे होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज या हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे आपने कहा कि आयरन मैन आपका फेवरेट कैरेक्टर है, तो अगर आप आयरन मैन, आपका फर्स्ट टैटू आप उसी के बिहाफ पे बनवाना चाहते हो, तो फोर आर्म इज़ द बेस्ट पार्ट। आप फर्स्ट टैटू अपना फोर आर्म पर ही करवाना, या बिल्कुल लेग पे कराना, हिडन एरिया में करवाना और स्मॉल करवाना। जो टैटूज बनवाता है, जिसने काफी सारे टैटूज बनवाए अपनी बॉडी पे, उसके लिए भी एक वही है कि अपने माइंड को वो चैलेंज करने वाली बात ये कि अगर उसको इन फ्यूचर बोर हो गया या पसंद नहीं आया, मतलब हमें कुछ होता है ना कि एक दिन एक चीज पसंद आ रही है और हम हाँ इंस्टा वगैरह पे देखते हैं कि लोग अपने बीएफ या जीएफ का वो टैटू बनवा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ का, बाद में डिवोर्स हुआ, कुछ हो गया। तो वो चीजों को फिर वो एक मेंटली भी बंदे को प्रिपेयर होना जरूरी है। मतलब मेंटली मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि अगर आप नेम टैटूज करवा रहे हो, अगर आपको करवाना ही है तो वो भी स्मॉल लेटर्स में करवाओ या अल्फ़ाबेट्स करवाओ या स्मॉल करवाओ, ताकि अगर आपको कवर अप, क्योंकि अगर आप नेम टैटू करा रहे हो, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर 99% फेलियर। मत कराओ यार, मत कराओ। इससे बढ़िया है कि आप अपने मॉम डैड का नाम लिखवा लो, ब्रदर सिस्टर का नाम लिखवा लो, फॉर बेटर, और लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होने वाला आपको। अगर आप मतलब, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि अगर आपकी शादी होगी है तब भी आप नेम करवाओ, नो नहीं। बहुत सारे टैटूज हैं यार, बहुत सारे टैटूज हैं, कुछ और करवा लो। चलो टैटू तो बन गया था जिंदर के शरीर पे, आपने उसका 1 नंबर का टैटू बनवा दिया, तो मतलब हम यूं मान ले कि टैटू एक तरह का बच्चा है जिसको संभाल के रखना है, जिसकी टेक केयर करनी है, ढंग से नहलाना है, ढंग से, मतलब क्योंकि टैटू का इम्पैक्ट समझ गए, मतलब उसकी पूरी केयर रखनी है। तो मैंने देखा कि एक टैटू आपने जैसे एक्सप्लेन करा, वो एक एडवेंचरस जॉब है, जी एंड ऑडियंस को जान के अजीब सा लगेगा कि एक रियल फेमिनिन जो होती है वो ऐसे काम करते हैं कि वो एंकर भी है, टैटू आर्टिस्ट भी है, एंड बाइक राइड भी करती है। तो एडवेंचर से चलते हैं कि आप बाइक राइडिंग भी करते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन, आपने कहाँ तक अपनी अभी तक बाइक राइड करके गए हो? सबसे ब्यूटीफुल जगह आप बता दीजिए, मतलब लाइक, क्योंकि मेरे को आपकी शक्ल से पता लग रहा है आप बहुत ज़्यादा जगह गए हुए हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जितना मेरा एंकरिंग का एक्सपीरियंस है उतना मुझे बाइक राइडिंग का एक्सपीरियंस है। ओके, और 13 ईयर गाइस, 13 ईयर। ओह हाँ, सेम। बाइक जरूरी का आई है। गेस मैं उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकती हूँ बिकॉज बाइक का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। तो ये लगाओ कि मैंने साइकिल के बाद अगर कुछ टू व्हीलर पकड़ा है ना मैंने, तो वो सीधा बाइक ही है। ओके एक्टिवा से तो मुझे बहुत डर लगता है सीरियसली। भाई, आयरनी भाई, आयरनी। पता नहीं चलता भाई उसका तो एक्टिव हाँ। वो सीरियसली बहुत डर लगता है मुझे एक्टिवा से। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक्टिवा चलाऊं, बट मेरी आत्मा, मेरी रूह मुझे अलाउ ही नहीं कर रही है कि मैं उसका हैंडल भी पकड़ूं। और लाइक बाइक एक ऐसी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि नशा है बाइक मेरे लिए। ओके। मैं नशे में रहती हूँ ऑल डे। मतलब मैं रोज़ बाइक ही चलाती हूँ और मैं बाइक पे ही रहती हूँ। घर के पास भी अगर मुझे जाना होता है तो मैं बाइक पे जाती हूँ, सीधी सी बात। आई Okay, कांट, मतलब मैं अपना एक भी दिन बिना बाइक चलाए हुए निकाल ही नहीं सकती। हाँ, अभी ऐसा है। मैंने देखा आप अवेंजर पे आए हो, बड़ी सुंदर लग रही है नीचे खड़ी वो। हाँ, सुंदर तो है वो तो एक्चुअली। आपने मतलब एवेंजर ही क्यों चूज करी? मतलब लाइक क्या कोई, मतलब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के अंदर भी बता सकते हो, लेकिन छोटा सा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं देखने वाले। दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया आपने ये क्वेश्चन पूछ के, पता है दिल पे लगी है ये क्वेश्चन, मेरे दिल पे लग गया है। क्यों लग गया, क्यों लग गया? क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को लाइफ में कभी किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पूरी जिंदगी अच्छे से जी नहीं पाता है। वो एक दिमाग में ना एक रिग्रेट अगर आपके है तो एक अच्छे से अपना लाइफ जी नहीं पाते हो। यस। अब मेरी लाइफ का मैं फुलफिल जीती हूँ, कोई मतलब ऐप बिंदास जीती हूँ मैं। यस। अब रिग्रेट मुझे मेरी लाइफ का क्या है कि मेरी हाइट छोटी रह गई है। शिट। अरे भाई गलत क्वेश्चन पूछ लिया भाई तूने यार। अरे अच्छा। सोच के पूछा कर भाई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दिस इज रियलिटी। और मैं इससे पहले मैंने उल्टे गियर वाला बाइक जो इनफील्ड Okay. का आता था, तो वो था मेरे पास, पापा के पास आया था रिपेयर होने के लिए। तो मैं वो पंगे लेती थी उसके साथ, तो मेरा फर्स्ट बाइक का एक्सपीरियंस उसी के साथ था। और उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड्स की बाइक लेके चलाती थी। अच्छा, वो भी कॉन्फिडेंस से मुझे देते थे, मेरा कॉन्फिडेंस देख के कि अच्छा जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस से बोल रही है चलाती होगी। और मतलब मैं चला लेती थी। टच वुड मैं कभी गिरी नहीं सीखते टाइम। कभी तो गिरे होगे दीदी, कभी तो गिरे होगे, मतलब ऐसे हाँ, मैं गिरी हूँ, मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे गिराया गया है। और हाँ, आपने मुझसे पूछा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल जगह मोस्ट आपने, ब्यूटीफुल जगह। मतलब कैटेगराइज नहीं करना, 1 2 3 में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके नहीं नहीं, हिसाब मैं से बता यार। रही हूँ, हाँ। एग्जैक्ट बताऊंगी, सपाट बताऊंगी जो है। हुआ क्या था, मेरा ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ था एंड आई नीड अ ब्रेक। कश्मीर आ गया गाइस। कश्मीर हट गया या आ गया, एक चीज है। हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ एंड आई वाज ऑन माय इवेंट, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे और मुझे एक कॉल आती है कि एंजल ऐसे ऐसे करके लेह लद्दाख के लिए राइड जा रही है और इतने सारे राइडर्स आ रखे हैं हमारे पास, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप आ जाओ। अब एक तरफ दिल टूटा हुआ है, दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है बेटे लेह लद्दाख जाना है तेरे को। दिल टूटा आशिक मुझे जीना मत सिखा। मुझे दूसरी मेन टेंशन क्या थी कि पेरेंट्स अलाउ मुझे करेंगे कि नहीं, वो क्योंकि ये, सबसे पहले ये तो आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया। यस, वाओ। ये चीज पे आई है, ये कंटेंट। ये तो क्वेश्चन है, हाँ। यही तो है। यही तो है जो चीज है। चलो फिर हुआ क्या, मैंने मतलब उनको मना कर दिया। मैंने कहा सर रियली सॉरी, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, इट्स टू फॉर, और मैं इतना दूर कभी आई नहीं हूँ, तो जाना चाहती हूँ बट अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर देखते हैं। मैंने मतलब वो कॉल इग्नोर कर दी। ओके। उसके बाद मैं घर गई, मैंने पापा मम्मी से बात की। अब गैस यहाँ पे पापा मम्मी ने क्या कहा होगा, जा Guess बेटा करो। जा, जी ले अपनी जिंदगी। कुछ ऐसा और। तो नहीं कहा होगा भाई। दीदी भी लाइक कैमरे के अंदर से निकल के थप्पड़ मारूंगी। मैं इतनी क्यूट हूँ, इतनी खतरनाक नहीं हूँ। और हुआ क्या, अब यहाँ पे पासे ही पलट गया। मेरे पापा मम्मी ने मुझे जाने से नहीं रोका, कहते अच्छा ठीक है जाओ। आई वाज लाइक हाँ वापस मत आना है।
What the मुझे नेक्स्ट मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि द्वारा करना बड़ी हाँ है ना, पंजाबियों में ऐसा होता है कि करनी जाना पड़ती है जा करना बड़ी द्वारा। फिर मैं कहा ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी नेक्स्ट ही आएगा। तो नेक्स्ट आंसर क्या था उनका आगे से, कहते बेटे ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। मैं कहा अच्छा ओह यस, अंदर से मतलब मैं ये जा बड़ा सकती हूँ। अंतर भी दे ये रहा है। तजिंदर वो वाली बात होगी भाई, मैं पेपर में फेल हुआ, मैं घर वाले सामने खड़े, 10th क्लास की बात है दीदी ये। अब पेपर में फेल तो हो गया, अब मैं ऐसे गाल टाइट करके बैठा हूँ, अब थप्पड़ आने वाला, लेकिन थप्पड़ नहीं आता, थप्पी आते हैं, कोई नहीं बेटा। वो वाला सीन हो गया। या तो वो मोमेंट मेरे लिए ना बहुत ही हार्ट वार्मिंग था कि यार पापा मम्मी ने मतलब एक लड़की को रोकने के लिए या बाहर भेजने के लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, टेंशन्स होती हैं कि लड़की अकेली जा रही है और इतने सारे लड़के होंगे, खुदा ना खासा कुछ हो जाए, 100 टेंशन्स हैं। तो पापा मम्मी ने वो छोड़ के ये पूछा कि वहाँ तू हमसे कांटेक्ट कैसे करेगी, बात नहीं होगी तो हमें टेंशन होगी। तो फिर मैंने सेम क्वेश्चन फिर उनसे पूछा, तो मैंने कॉल की, मैं कहा पापा मम्मी तो मतलब मैं जा सकती हूँ? कहते हाँ बेटा उड़ो, दुनिया बनी है देखने के लिए बनी है और तुम्हें जाना चाहिए, अच्छी जगह है। मैं कहा वाओ, मतलब लाइक मैं ऐसे बैठी थी और आई वाज लाइक ऐसे ओह कौन रोक अब रहा तो जा रही है, है, अब तो जा रही कौन सा है? लगे हाथ मैंने अपना बैग पैक किया और मैंने कॉल की, मैं कहा सर आई एम कमिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही रातों रात मैं पहुंच गई मनाली पहुंची। अब यहाँ पे भी पंगा, कैब्स में मैं बैठ नहीं सकती, गाड़ियाँ मुझे पसंद है पर मैं गाड़ियों में बैठ ही नहीं सकती हूँ, मतलब मैं गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, मुझे वॉमिट प्रॉब्लम है ओके, बहुत ओके। ज़्यादा। सो मुझे हमेशा अपने साथ टैबलेट्स ये रखनी तो अस पड़ती हैं। मोमेंट हो गया दीदी। यस, इमेजिन नहीं करोगे वो कैब वाले ने इतना मतलब मेरे को सहा है। मैंने 17 टाइम वॉमिट किए अपना ओह। चंडीगढ़ से मनाली मनाली तक तक। पहुंचते और मैंने ना मतलब वॉमिट भी मुझे ऐसा होता था कि सडनली गाड़ी रुक जाए हाँ। और मैं कैब वाले को ऐसे टैप करती थी, वो गाड़ी साइड लगाता था, मैं दरवाजा खोलती थी और बाहर। तो उससे बढ़िया था दीदी सीधा विंडो नीचे चलती गाड़ी से। नहीं एक ये भी चीज है ना मेरे को कि मतलब रुकी मुझे हुई गाड़ी गाड़ी। गंदी नहीं करनी, नहीं गाड़ी गंदी नहीं करनी, मैं गंदी भाई जगह पे नहीं बैठ सकती। भाई यहाँ से पता लगता है दीदी कितनी डाई हार्ट राइडर है, एक हम जैसे। और जब मैं वहां पे पहुंची सुबह कपड़ा नहीं मारते। भाई बैठ ही जाता हूँ एक्टिवा पे, वो खुद ही साफ हो जाती है। हाँ और सुबह जब मैं वहां मनाली पहुंची तो कैब वाले ने उधर फोन किया कि ऐसे ऐसे करके भी मैम आ रहे हैं। तो कहता मैं जब तक एक सेब की पेटी नहीं लूंगा तब तक मैं मैम को गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दूंगा। कहते क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहता पता है मैंने लाइफ में इतनी तगड़ी हिम्मत वाली पैसेंजर नहीं देखी होगी, ना मैं लेके आया हूँ। कहते कि इतनी इसने मतलब लेडी ने इतनी वॉमिट की है ना, और मेरे को टेंशन हो गई थी कहीं इसको सीधा हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े। मेरे को पहले एक पेटी दो तो मैं मैडम को नीचे उतरने दूंगा। बढ़िया। अरे ओके फिर उसके बाद जैसे मैं बाइक पे मतलब 45 मिनट्स के बाद मैंने ब्रेक नहीं लिया, जस्ट दे सेड कि मैम आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, आप ब्रेकफास्ट करो, फलाना करो। मैं कुछ नहीं खाना, मेरे को बस एक नींबू पानी दे दो। मुझे मेरे बता दो बाइक कौन सी है। और मैंने खुद कपड़े बैठे चेंज और किए, हाँ उस बाइक पे बैठी और मैं निकल गई। इट्स अमेजिंग। और गेस वहां पे सबको ऑक्सीजन लगी मेरी स्टोरी सुन के, जब कैंप फायर होता है वहां पे, पैंगोंग के पास मतलब कहाँ? ओके। यस, पैंगोंग लेक पहुंची सबसे पहले। तो 5 मिनट देख के ना मतलब मैं मैशमराइज कि एकदम ये क्या numb हो देख गई। लिया। मैं नम ये- हो गई एकदम ऐसे ना, और लाइक ऐसे मैं कहा यार पाक सीरियसली, मैं कहा मैं इतनी दूर तक आ गई यार। और वो भी अपनी डायरी में टॉप नंबर भी लिखा हुआ था, ले लद्दाख होना बाइक। चेकलिस्ट पूरी हुई एक। कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं पहुंच जाऊंगी। ओके। और मैं वहां पे क्या 15 मिनट रोई हूँ,
एक तो दिल टूटा हुआ था है ना, ब्रेकअप था। और इतनी खूबसूरत जगह वैसे ही उल्टी है, करके पहुंच गए, दिमाग में आया पहाड़ों कि में ऐसा कुछ भी हुआ था। दिल टूटने के बाद लोग बाहर में जाते हैं, दीदी पहाड़ में जा रही है। ड्यूरिंग दैट टाइम नोबडी नोज कि इनके साथ कोई फीमेल राइडर है। ओके और बीच में वहाँ से वापसी में क्या हुआ था, बीच में ना हमारी बाइक खराब हो गई, तो मैंने स्विच कर लिया। और वहाँ पे एक लड़का था जिसकी हाइट आई गेस 6 से भी ऊपर थी, 6'1" और 2 लगा लो, सोलो था वो। तो अब मैकेनिक ने कहा कि मैम आप उनके साथ बैठ जाओ, भी ये बाइक अब चलाने में थोड़ा सा टफ है, इसको मैं चला के लेके आता हूँ, और आगे रोड भी काफ़ी ख़राब है। मैंने कहा ठीक है। अब कहते स्ट्रेच भी ज़्यादा है। ओके मैंने कहा ओके। अब फिर मैं कहूँ, अब मैं उसके पास गई, मैंने कहा भी ऐसे करके बाइक ख़राब हो गई है, तो मैं आपके बाइक पे बैठ सकती हूँ। उसको लगा कि मैं पीछे बैठूंगी। सरक। ओह माय गॉड, मैं कहा पीछे। वो सोच रहा होगा, अरे भाई ये ये क्या हो रहा है, एक ही तो अर्पित वाला भी लगे भाई, ये क्या हो अच्छा, रहा उसकी है? जान यहाँ अटकी हुई थी, यहाँ अटकी हुई थी। और वो भी क्यों, क्योंकि वो यहाँ और मैं यहाँ, देख रहे जमीन Yes. आसमान का फर्क देख रहे हो। एंड वो बाइक कौन सी, मतलब लाइक वो एवेंजर थी यार? वो भी नहीं रॉयल एनफील्ड Okay. थी। एक ना लॉन्ग, इतना लॉन्ग स्ट्रेच था, आई गेस वो 100 समथिंग कुछ का था, और रोड बड़ी प्यारी थी। हम नीचे आ रहे ओके थे। हाँ, और लद्दाख में turn रोड से बड़े अच्छी है, प्यारे मतलब लाइक प्यारे। जो स्ट्रेट रोड्स है ना, लाइक वो बहुत सुंदर है। हाँ, वो बहुत हाँ। क्लीन है, बहुत अच्छी हैं। इवन तो दो मैं जब लद्दाख गया था, उनके लोग भी मतलब क्लीन रखते हैं कि डस्टबिन है या हमें दे दीजिए, हम अपने पॉकेट में रख लें, लेकिन बाहर मत स्पेल आउट करिए। तो जब मैं नीचे आ रही थी, तो बीच में ना एक स्पीड ब्रेकर आया, तो वो थोड़ा ऐसे था। लाइक ऐसे था वो। लाइक ना, मतलब बड़ा मजा आता है उसके हाँ, ऊपर से ऐसे निकल वो के जाना। झूलता है जो समझ गया। एंड यहाँ पे हुआ क्या, मैं उस बंदे को भूल गई कि वो मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैं लिटरली भूल गई, क्योंकि उसने मेरे को टच तक नहीं किया हुआ था, उसने पीछे से बाइक के ना कैरियर जैसे पकड़े हुए थे। इतना डरा हुआ था वो। और मैं चल रही थी उस टाइम 80 की स्पीड पे, 80, 81, 82 समथिंग ऐसा चल रहा था। एंड जैसे वो स्पीड ब्रेकर आया, मैं उसको भूल गई। अब मैं तो उठ गई। जहाँ स्पीड ब्रेकर होते मैं उठ जाती हूँ। अब मैं तो उठ गई, मैं भूल गई थी वो मेरे पीछे बैठा है। अब वो ऐसे आया, मैं उठ गई, वो ऊपर दीदी पीछे, ओह माय गॉड। दीदी पीछे देखी, अरे तू भी तो आ गया, तू कहाँ से आया? अरे तू कहाँ से आ गया? दीदी भी अरे ये ये आ कहाँ से गया? आया? और मेरे को इतनी हंसी आई, और मैं उसकी सिचुएशन देख के मैंने उसको इतना सॉरी किया ना, मैं क्या, आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी मैं, क्योंकि आप ना बात कर रहे हो ना, मुझे फील हो रहा है कि आप पीछे बैठे हो, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पीछे लगेज पड़ा हुआ है बस। एक तो दीदी का ब्रेकअप और- वैसे था, वो भड़क उस पे निकली। भड़क उस पे लगी। नहीं, टू बी फ्रैंक, मैंने पूरे राइड में उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। बेस्ट मोमेंट। अच्छा, अब वहाँ पे सबको क्यूरियोसिटी थी कि ये बंदी कौन है, कहाँ से है। अब पैंगोंग लेक पे उन्होंने बॉनफायर Yeah. किया, तो सबने अपनी अपनी स्टोरी बताई। कोई मेघालय से है, कोई शिलोंग से है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, मतलब सब लोग अलग अलग से थे, सिटी से, अलग अलग जगह से। जब मेरी बारी आई, यार जी पतली गली पकड़ने वाले थे, निकलने वाले थे, सबने आवाज लगा दी, एंजल मैम आओ बैठो, आपकी बारी है, अब आप बताओ। तो मैंने कहा यार क्यों, बस रहने दे, छेड़ना दर्दानु, साथ तो दर्द सुनाए जाने नहीं। सच में कहूंगी, और मैं सामने बोल रही हूँ, इसको चाहे आप कट भी मत करना, डाल देना। लड़कियों को, मोस्टली लड़कियों को ड्राइविंग करना नहीं आता है। रियल फेमिनिज्म, कंट्रोवर्शियल हो गया। भाई कह रहा था जेन्युइन फेमिनिज्म। और मेरे साथ मतलब जब मैं राइड करती हूँ, तो बहुत सारी लड़कियों को मुझे खुद बताना पड़ता है कि ब्रो, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो आपका इंडिकेटर उधर का होना चाहिए भाई, इधर का नहीं होना चाहिए। Who the hell are you? मैं तो सॉरी बहन जी, गलती होगी। नहीं, वो कह रही कि आप उस साइड से निकल जाओ, हम इस साइड जा रहे हैं। तो वही बात होगी, किसी ने मीम डाली थी और उसमें लिखा था कि लड़की ने इंडिकेटर दिया इधर को और मुड़ रही है इधर को, तो बंदे ने उसको रोक के बोला एक्सीडेंट हो गया, तो उसने उसको बोला कि तूने इधर का इंडिकेटर क्यों देखा, तेरे को क्यों बताऊं, मैं उधर जा रही हूँ। आज तक मैं कभी सीखते हुए भी नहीं गिरी,
जबकि Oh, मेरी हाइट okay. बहुत छोटी है, बट आई नो अगर आप बाइक राइड अगर आपको आती है, बाइक चलानी आती है, अगर मैं आपके पीछे बैठी हूँ तो मैं चलती बाइक से पीछे से आगे आ सकती हूँ. आई नो हाउ टू स्विच. ओह ठीक Okay. है, तो मुझे बाइक का पता है, मुझे ये भी पता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और सड़क पे कैसा चलना है, कहाँ से इंडिकेटर देना है और कितनी दूरी से इंडिकेटर देना है. आधे लोगों को नहीं पता है. तो Okay. ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग गलत जगह से, ठीक है, ये जानलेवा है, सीधी सी बात. अब 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है. Okay. इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि मेरी लेफ्ट लेग फ्रैक्चर्ड, और 5 दिन के बाद मेरे घर में छोटी सिस्टर की शादी थी. घर में फंक्शन वाला माहौल है, इधर से यार जी की टांग टूट गई है, मल्टीपल चीज़ें चल रही है माइंड में कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ. आई एम ऑन द रोड, मतलब पड़ी हुई हूँ, टांग मेरी पैर कहाँ पे है, टांग घूमी हुई है, और आई वाज लाइक कि फक ये क्या हो गया. अब ये भी क्या हुआ है, ट्रिब्यून चौक से जब हम वापस आते हैं टूवर्ड्स मोहाली, Okay. बड़ी लाइट आती है, एयरपोर्ट लाइट्स हाँ, आती हैं हाँ, बीच में, है ना, एक 47 को जाती है, एक मोहाली को जाती है. Yes. वहाँ से जीरकपुर से मैं वापस आ रही थी, एंड आई वाज ऑन माय लाइट, और जैसे ही लाइट 5 4 3 2 1 हुई, मैं पहले गियर मैंने डाला और मैंने बाइक आगे की, यहाँ से कार आती है स्कॉर्पियो, भैड़, मिली सेकेंड्स में वो चीज़ होती है, और जिंदगी वहीं पे मेरी फुल स्टॉप लगी थी. हिम्मत ही छोड़ दी थी मैंने कहा अब नहीं होता भाई, अब नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं एक्चुअली ज़िंदगी ना काटना नहीं चाहती, मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, और मुझे ज़िंदगी जीनी है. तो मैं उस टाइम पे टोटली होप खो चुकी थी. एक लोगों की छोटी सी मिस्टेक की वजह से दूसरे लोगों की लाइफ पे जान पे बनाती है. अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ. अब अगर मेरे फ्रैक्चर्स हुए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गियर्स नहीं पहने हुए थे, प्रॉपर ठंड थी. मैं जब से मैं बाइक राइडिंग कर रही हूँ, जब से मैं बाइक चला रही हूँ, मैं हेलमेट, अपना मास्क, ग्लव्स, शूज़ पहन के हमेशा निकलती हूँ. ऑलवेज ये 4 चीज़ें मेरे पास हमेशा होंगी. हाँ, वो मैंने देखा है. मैं उस टाइम भी मैंने गियर्स पहने हुए थे, और ठंड में आपको पता है डबल लेयरिंग सबने की Yes. होती है, और मेरी डबल लेयरिंग से भी मतलब मेरे फ्रैक्चर्स और मेरे मतलब कितनी जोर से उसने हिट किया होगा मुझे एंड समझ में नहीं आ रहा. स्कॉर्पियो इज लाइक अ हैवी कार. मेरे बहुत यस, ज़्यादा और मेरी बाइक यू शेप में थी, लाइक हाफ चांद बना हुआ ओह. था. ऐसे बना हुआ था. चांद सी महबूबा हो. और दिसंबर में जब मैं 25 डेज के बाद जब मैं वापस आई हूँ, वापस आने के बाद जनवरी में मैंने बेड रेस्ट किया है. डॉक्टर्स ने कहा था 6 महीने बाद ये लड़की उठेगी, उसके बाद इसको हम क्लचेस देंगे, व्हील चेयर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. मैं कहूँ भी मेरी तो ये लाइफ है ही नहीं है, मैं तो नहीं ये चल सकती, नो नेवर, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ में. विद इन 2 मंथ में मैंने अपने आप को रिकवर किया अपने विल पावर से, विदाउट एनी मेडिसिन. सिर्फ एक नारियल तेल और एक हल्दी वाला दूध, ये दोनों चीज़ें मेरी बेस्ट है. आपको कभी भी चोट लगे, नारियल Yes. तेल इज़ द बेस्ट. एंड हल्दी और हल्दी वाला दूध आपको इंटरनली अंदर से भी, स्किन पे भी, और आपके वुंड्स को भी अच्छे तरीके से हील करता है. उसके बाद मैंने मार्च में वापस अपना इवेंट स्टार्ट किए, चलना स्टार्ट किया. और मेरे पेरेंट्स बाइक नहीं लेके आ रहे थे, उनको पता था कि अगर ये बाइक हम लेके आएंगे तो ये दोबारा फिर से बाइक चलाएगी. अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को तो डर लगेगा कि हमारा बच्चा इसकी वजह से हर्ट हुआ है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं. यार जी कहाँ हटे, मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड को मिलने के लिए जा रही हूँ, इतने टाइम से मैं घर पर हूँ, तो मैं बोर हो गई, तो मुझे फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है. अब फ्रेंड भड़वेगा कौन, कोई भी नहीं. यार जी ने कैब की, कैब में बैठे, मैंने कहा मेरे को बस मेरी हॉकी दे दो, हॉकी ली सपोर्ट के लिए. कैब में बैठी और मैं गई पुलिस स्टेशन, वहाँ से जाके मैंने अपनी बाइक निकलवाई. अब जिस बंदे ने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की थी मेरी बाइक का सारा कुछ, कोई पर्सन मुझे मिल गया. कहते आप हो इसके ऑनर, मैं कहा हाँ जी. कहते आपको हुआ था एक्सीडेंट, मैं कहा हाँ जी. कहते आप इतनी जल्दी ठीक हो गए, मैं कहा हाँ जी. कहते डॉक्टर ने कहा था 6 महीने लगेंगे.
मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है। वो डॉक्टर ने कहा था ना, लेकिन डॉक्टर ने कहा था, मैंने नहीं माना। तो फिर मैंने मेरी बाइक को उसके हॉस्पिटल पहुंचाया, वो ठीक हुई। और तू कह रहा था शायरी सुना, मेरी बाइक को मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया। भाई कितना डीप है भाई। उसकी ग्रूमिंग हुई, उसकी सेटिंग हुई। अच्छा, अब जब 20 डेज के बाद जब उसने आना था, फिर मैं पहली राइड आफ्टर एक्सीडेंट सीधा कसौली गई। वहां मैं सनसेट पॉइंट पे बैठी, कॉफी लेके मस्त कॉफी One पी, life, baby. सनसेट देखा। और फिर मुझे रियलाइज हो गया, मैं कहा नहीं यार अब नहीं रुकने का है, अब मैं चलूंगी आगे। और ये पॉडकास्ट बिल्कुल अंतिम स्टेज पे है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक रियलिटी चेक देना चाहूंगा सब लोगों को, एक कंट्रोवर्शियल चीज आपके हिसाब से, क्योंकि यू आर द मिसाल ऑफ रियल फेमिनिज्म, तो आपके हिसाब से असली फेमिनिज्म क्या डिफाइन करते हो आप? हम दोनों के हिसाब से तो आप हो रियल, जो एक इंस्पिरेशन वुमेन जो बोलते हैं कि ये दिस इज माई मोटिवेशन और दिस इज माई इंस्पिरेशन, यू आर। लेकिन आपके हिसाब से क्या आज का फेमिनिज्म कैसा वॉक थ्रू कर रहा है आप, वो उसके ऊपर थोड़ा लाइट अप कर दो प्लीज। मेरे हिसाब से लड़का हो या लड़की हो, उसको मोस्टली चीज़ें आनी चाहिए। एक तो होता है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको सिंगिंग पसंद है, या आपको मूवीज़ बनाना पसंद है, या आपको कुकिंग पसंद है, ठीक है, या मतलब हर एक बंदा हर एक चीज़ में एक माहिर होता है। अब मैं एक पते की आपको बात बताना चाहूँगी कि हमारी हॉबीज़ ही हमारा पैशन होती हैं और वही हमें कमा के देती हैं। मेरी थोड़ी सोच डिफरेंट है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे पेरेंट्स की साइड से और मुझे फैमिली की साइड से सीरियसली कहूँगी नो सपोर्ट, टोटली ज़ीरो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं था। फाइनेंशियली भी नहीं, मेंटली भी नहीं, और वैसे भी नहीं। तो उनको समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया कि यस आई एम अ गर्ल, बट मुझे ये भी करना है और मैं कर सकती हूँ। एक होता है कि करना है, एक होता है कर सकती हूँ। इन दोनों में फ़र्क है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक ऐड करनी है, शूट करना है, कंटेंट रेडी करना है, और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपका शौक भी है, ठीक है, और आप चाहते भी इसी फील्ड में आ गए हो, तो आप क्यों नहीं करोगे? ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। लेकिन एक वो फियर होता है छोटा सा कि हमारा काम उनको पसंद आएगा कि नहीं, ये फियर होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी फील्ड का काम किया हुआ है, लाइक टेलरिंग, डेंटल असिस्टेंट का मैंने काम किया, उसका मैंने 5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो 5 इयर्स मैंने डेंटल असिस्टेंट एक और पॉडकास्ट पिच कर दूंगा ये खत्म हो गए। दीदी स्पॉयलर्स मत दो। फेमिनिज्म लाइक ठीक है, करना चाहिए लड़कियों को भी और लड़कों को भी। दीदी कह रहे यार मेरे को नहीं पता फेमिनिज्म क्या होता है, मेरे लिए सब इक्वल है, मैं सब करती सब हूँ। इक्वल है यार, सब इक्वल है। इसको जो तो करना भाई लाइफ में करो। एक्चुअली देखा जाए ना, आज की- ये असली फेमिनिज्म है भाई तेजिंदर भाई की। पता सही ही है। नहीं, मतलब ही नहीं पता भाई क्या होता है फेमिनिज्म, मेरे को डिफरेंस ही नहीं पता भाई। नहीं पता भाई, सीरियसली नहीं पता, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके कहोगे कि ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। आज की डेट में लड़के लड़कियों से ज़्यादा अच्छा मेकअप करते हैं, नोटिस किया? एब्सोल्युटली, सलून के अंदर वही होता है। लड़ो यार, अपने लिए लड़ो, अपने लिए करो, स्टैंड लो अपने लिए। अगर कोई आपके साथ है चाहे नहीं है, आप अपने लिए खड़े हो ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। मे बी शायद मेरी जितनी हार्ड लाइफ नहीं है। मैं तो ये कह सकती हूँ कि हीरे को तराशने के लिए जोहरी चाहिए होता है, लेकिन एक हीरा तभी बनता है जब वो अंडर प्रेशर होता है। अगर आपके यहाँ पर प्रेशर नहीं है ना, तो भाई लोग आप कुछ नहीं कर सकते। और तू शायरी कह रहा था तेजिंदर। सो दीदी बहुत डीप बात एंड करते हैं, ये डीप बातें बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये एक और नया कंटेंट है। थैंक यू सो मच
एंड My दी एक आखिरी में pleasure. चीज़ कहना चाहूँगा, आपने फ्रेंड्स नहीं कमाए, आपने फैंस कमाए हैं, सो या सही है। बी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा Thank लगा you आपसे so बातें much. करके। Thank you so much. Same जेन्युइनली here. रिकॉर्ड करते हुए ये लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया पॉडकास्ट बनी है, मतलब बहुत बढ़िया। शुरू जो एनर्जी से करी थी हाँ। वो एंड में आते थे बहुत बढ़ गई है। तो जो भी देख रहे हैं सभी का क्या कह सकते हैं, थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे। बने रहने वाली थी पॉडकास्ट और बने रहे आप। थैंक यू Okay. सो मच। Thank सो you इसी so के much, साथ दीदी। साथ आप सभी की प्यारी होस्ट फिरदौस एंजल लेती है इजाजत। याद रखना अपने दिल में, दिमाग में। थैंक यू सो मच। Okay guys, see you in the Bye bye. next Saturday on विशेष टिप्पणी।